Let us see a very interesting article, that is moment of a force. ये बड़ा जरूरत की चीज है, और ये बिना जाने आप मैकेनिक्स का 50% मिस कर जाओगे। एंटायर मैकेनिक्स में 50% मिस कर जाओगे अगर इसको नहीं जानते हो। 50% क्या, उससे ज्यादा भी मिस कर सकते हो। So what it means by moment of a force और torque produced by a force। ठीक है, चलो लिखते हैं moment of a force, moment और torque क्या है ये चीज। ठीक, जैसे आपका लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन में, लीनियर मोशन चैप्टर में फोर्स का क्या रोल था? इट वाज द एजेंट। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, by applying a force you can bring it to motion. If a body is in motion, by applying a force you can change its motion. That means it can make or break the inertia of a body. दूसरा हुआ, if net force acting on a body is zero, the body will be in equilibrium. If net force acting on a body is not zero, the body will accelerate with linear acceleration given by force by mass. फोर्स के चलते वर्क हो रहा था, नहीं वर्क होता है, तो फोर्स के चलते काफी कुछ चीजें होता है। एग्जैक्टली वही सारे चीज रोटेशनल मोशन में होता है। किसके लिए? टॉर्क के लिए। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब बॉडी इज मूविंग सो दैट द वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट इज सेम, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। कोई बॉडी मोशन में है, जब वो मोशन में है उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, तो आप कहोगे ये ट्रांसलेशनल मोशन में है। अगर कोई बॉडी घूम रहा है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर नहीं है, तो आप क्या कहोगे? इट इज नॉट ए ट्रांसलेशनल मोशन। When it is not a translational motion, it may be a rotational motion, it may be a transrotational motion, मतलब जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों मिला हुआ है। खैर, हम लोग ये इतना बड़ा आर्टिकल को पढ़ने से पहले उसका मेन एजेंट है मोमेंट और टॉर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है मोमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए कोई पूछेगा क्या है मोमेंट, तो हम कहेंगे मोमेंट इन रोटेशनल मोशन, movement in rotational motion is similar to force in translational motion। लीनियर मोशन में फोर्स जो सब काम करता है, ट्रांसलेशनल मोशन में मोमेंट वही सब काम करता है, मोमेंट और टॉर्क। जैसे मैं बताया, कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में लाना है, फोर्स चाहिए। चल रहा है, उसका डायरेक्शन बदलना है या फिर उसका स्पीड बदलना है, मोशन बदलना है, तो भी फोर्स चाहिए। सिमिलरली कोई बॉडी रेस्ट में घुमाना है उसको, रोटेशनल मोशन, तो व्हाट यू नीड इज ए मोमेंट और ए टॉर्क। कोई बॉडी घूम रहा है, उसका स्पीड कम या ज्यादा करना है या फिर घूमने का डायरेक्शन बदलना है, यू नीड ए टॉर्क और मोमेंट। तो फोर्स जो काम करता है लीनियर मोशन में, टॉर्क और मोमेंट वही काम करता है ट्रांसलेशनल मोशन में। धीरे धीरे आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन निकालते कैसे? मोमेंट ऑफ और टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय लिखते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस्ड by a force about an axis is given by सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ये बॉडी को यहाँ पे हिंज कर दिया गया है। हिंज कर दिया गया मतलब इस बॉडी में आप एक होल बनाओ, वॉल में एक होल बनाओ और एक नेल गाड़ दो इसके अंदर। नेल गाड़ दिए और इसको ऐसे लगा दिए यहाँ पे। मतलब अभी इस बॉडी को आप कितने भी जोर से खींचोगे, भगा के नहीं ले सकते, एक तरफ हिंज हो गया है। रिगेटिंग हिंज का मतलब समझ में आ रहा है? योर डोर इज हिंज्ड टू द वॉल, यू कैन रोटेट द डोर बट यू कैन नॉट मूव टेक अवे द डोर, है कि नहीं? जैसे यहाँ पे हिंज हो गया, ये बॉडी है, ये बॉडी में एक होल कर दिए, वॉल में एक होल कर दिए, एक कांटी इसके अंदर घुसेड़ दी, अब इसको ये फिक्स कर दी। अब इसको आप कितना भी फोर्स लगा के खींचोगे तो ये भागेगा नहीं। क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा ये घूमेगा। यू कैन रोटेट दिस बॉडी, यू कैन नॉट मेक ए ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ दिस बॉडी।
समझ में आया क्या? अच्छा, तो जब हम कोई फोर्स लगाएंगे क्या होगा कि ये बॉडी को इस एक्सिस में घुमाने की कोशिश करेगा। तो जो घुमाने की कोशिश करेगा उसके चलते एक टॉर्क बनना है। टॉर्क क्या है? टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। अब पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। आर क्या है? आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। इट इज, इसमें आर क्या है? आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ force with respect to axis of rotation। जिस एक्सिस में घूम रहा है ये बॉडी को अगर हम खींचेंगे तो ये भागेगा तो नहीं, लेकिन घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इस एक्सिस में घूमेगा, इस एक्सिस में घूमेगा। तो इस फोर्स के चलते यहाँ पर क्या टॉर्क बन रहा है? फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करो। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, कॉल दैट आर। देन द टॉर्क इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर, टॉर्क इज ए वेक्टर। तो बस इस स्टेटमेंट को खाली आप याद रखो। आप कहोगे सॉल्यूशन में बिट नंबर 3 में द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ, इससे पता चल गया कि टॉर्क जो है वेक्टर है, और आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना होता है? होता है एफ आर साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ए और बी दो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। यहाँ पर आर क्रॉस एफ है तो वो बन जाता है आर एफ साइन थीटा। आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। जिसमें ये थीटा क्या है? पहले इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं। जिसमें ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड आर। यहाँ पर एफ और आर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ये तो है एफ, ये है आर। तो आप कहोगे यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है आपको, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। एफ और आर के बीच में जो एंगल है ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये एंगल है थीटा। आप कहोगे दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ठीक है। तो क्या बन गया? थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अच्छा, तो अगर इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपको अगर कोई भी, मैं अभी कंप्लीट नॉलेज देने के लिए इसको लिख रहा हूं, लेकिन आपको जो चाहिए वो बहुत आसानी से आ जाएगा। टॉर्क के बारे में जो जानकारी है अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में मिलेगा। अभी तक का स्टेटमेंट आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता लग रहा है बिकॉज आई एम वेक्टोरियली रिप्रेजेंटिंग, लेकिन अभी देखो, अगर हम कहेंगे ये जो फोर्स है, इस फोर्स को मैं थोड़ा बड़ा करता हूं सो दैट आई कैन मेक यू विजुअलाइज द थिंग्स। ये होगी फोर्स, ठीक है, ये होगी फोर्स। सॉरी, सपोज हम कहेंगे ये होगी, ठीक है, बिटवीन आर एंड एफ। सपोजिंग ये जो फिगर है, ये फिगर को थोड़ा मैं बड़ा करता हूं। देखो ये होगी फिगर। अब इसमें क्या है, देखो तो आर और एफ के बीच में एंगल थीटा ले गया है। मैं अगर एफ का लाइन ऑफ एक्शन को देखता हूं, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ। इस लाइन में एक्ट कर रहा है, आर इस लाइन में एक्ट कर रहा है, और आपको
क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल थीटा दिया गया है, देन व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज आल्सो थीटा, है ना। अभी मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। कहां से बताओ? एक्सिस से। किसके ऊपर? टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग बाय दिस। मैं अगर ये लाइन को परपेंडिकुलर ले लिया और ये डिस्टेंस को L कहता हूं, तो आप क्या कहोगे? एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है। ये ट्रायंगल को थोड़ा देखिए, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ, एक्सिस का नाम O दे देता हूँ, तो आप कहोगे इन दिस ट्रायंगल, ये पॉइंट को A मानते हैं, इन OPA ट्रायंगल। क्या बता सकते हो व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा इन OPA ट्रायंगल? साइन थीटा इज P/H। थीटा का सामने वाला एंगल होता है परपेंडिकुलर, थीटा के साथ एसोसिएटेड छोटा साइड होता है बेस, बड़ा साइड होता है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? L, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड व्हाट इज दैट? दैट इज R, सो इट इज L/R। So what does R sin theta represent? It is L. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? R sin theta is coming out to be L. अगर R sin theta का वैल्यू L आया तो हम कहेंगे इसमें तो हम क्या कह सकते हैं? 10 टॉर्क कैन बी रिटन एज F/R sin थीटा, जिसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं F into L, जिसमें L क्या है? ध्यान से देखो, L क्या है? L is perpendicular distance of line of action of force from the axis। समझ में आया क्या? L is perpendicular distance of line of action of force। ये हो गया फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, किस लाइन में एक्ट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। L is perpendicular distance of line of action of force। ठीक है, तो हमें टॉर्क का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला मिल गया जो कि F into L है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया? तो जब भी हम किसी एक फोर्स के चलते किसी एक्सिस में टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक डंडा है, ये डंडे को सपोज हम कहेंगे यहाँ पर से ऐसे खींच कर दिया गया है, और मान लेते हैं कि डंडे का एक यहाँ पर एक आपको होगी यहाँ पे लेंथ है, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, और इस डंडे के साथ मान लो, समझने के लिए बता रहा हूँ, एक छोटा सा डंडा ऐसे लगा जिसका लेंथ है 1 मीटर और 2 मीटर। अच्छा ठीक है, अब दिया है कि यहाँ पे कोई एक फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन का, और यहाँ पे कोई एक फोर्स आ रहा है से 10 न्यूटन का। क्या पूछा है? पूछा है एग्जाम्पल के चलते, फाइंड नेट टॉर्क produced by the two forces about the hinge। मतलब यहां पर कोई एक बार है जो यहां पर हिंज कर दिया गया है। ठीक है, ये जो हाँ देखेंगे ये दोनों फोर्स ये हिंज पॉइंट में कितना टॉर्क बना रहे हैं, ये घुमाने की कोशिश कर रहे होंगे। 2 मीटर फोर्स इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, 10 न्यूटन फोर्स घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे अगर ये फोर्स है जो अगर इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, ऐसे द टॉर्क इज क्लॉकवाइज टॉर्क, अगर ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो सॉल्यूशन में इसे देखते हैं, बाय 10 न्यूटन फोर्स क्या टॉर्क हो रहा है, देखो तो टाउ 1
कितना टॉर्क बन रहा है, 10 न्यूटन फोर्स। कोई फोर्स के चलते किसी एक्सिस में टॉर्क निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स के साथ एल को मल्टीप्लाई करते हैं। टॉर्क का इतना सारा फॉर्मूला भूल जाओ, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखो, टाउ इज इक्वल टू एफ एल। क्या होगा यूनिट बताओ तो, अगर एफ है ये एल है तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अच्छा कितना सिंपल फॉर्मूला है, अभी तक टॉर्क के लिए जितना सारा फॉर्मूला बोले हो वो तो फंडामेंटल के लिए था। कंक्लूडिंग फॉर्मूला क्या आया, टॉर्क इज इक्वल टू एफ एल। बाकी सारा भूल जाओगे तो चलेगा, जिसमें एल क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ठीक है, हमें इस फोर्स के चलते इस एक्सिस में टॉर्क निकालना है तो क्या करेंगे, एफ एल, एफ मतलब 10 न्यूटन, एल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन तो इस लाइन में एक्ट कर रहा है, इस लाइन का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है वो तो दिया है 4 मीटर, उससे इंटू 4 कितना हो गया 40। खत्म नहीं हुआ, 40 न्यूटन मीटर है, लेकिन डायरेक्शन बताते हैं। ये जो फोर्स है 10 न्यूटन वाला, इस डंडे को इस एक्सिस में क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, बोलिए। क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये लिखेंगे ये क्लॉकवाइज है। अच्छा बाय दूसरा फोर्स 20 न्यूटन, ऐसे टॉर्क 2 कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू एल, एफ इंटू एल। एल क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये तो फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन कैसा है उसका, along this line, this is the line of action. What is the perpendicular distance of line of action from the axis? 2 मीटर, 2 मीटर हो गया 40, ये भी 40 न्यूटन मीटर। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए, यस 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 एंटी क्लॉकवाइज है। तो व्हाट इज द नेट टॉर्क, नेट टॉर्क क्या हो गया, नेट टॉर्क इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज है 40, एंटी क्लॉकवाइज है 40, तो नेट बन गया 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। देयर इज नो टॉर्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू। क्या ये बात सबको समझ में आया है ना? यस 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 देखिए मोमेंट क्या है, देख लिए, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एल। एल क्या है, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक इंटरेस्टिंग क्लू इसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बॉडी रखा है और इस बॉडी को थोड़ा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे हिंच कर दिया हूँ और मैं इसको यहाँ पे हिंच कर दिया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ F1 और एक फोर्स लगा रहा हूँ F2, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ F3। अब तीनों फोर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, उनका लाइन ऑफ एक्शन को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ फॉर योर क्लैरिटी। F1 इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, ठीक है, F1 इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, ठीक है, F2 is acting along this line, है ना, F2 is acting along this line, F3 you see, F3 is acting along this line, F3 is acting along this line। तीनों का लाइन को भी मैं ड्रॉ कर दिया। आप थोड़ा इस फिगर को ध्यान से देखो और बताओ, ड्यू टू टॉर्क ऑफ F1 टॉर्क due to F1 about the axis, about the axis is clockwise or anti-clockwise। ये जो फोर्स है इस एक्सिस में इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये समझ में आना, इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप लोग एकदम सही समझ रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, ड्यू टू F2 द टॉर्क इज कैसा है बताओ, टॉर्क इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। F2 के चलते ये क्लॉकवाइज, ये भी समझ में आ रहा है आपको और मेरे को भी समझ में आ रहा है। ड्यू टू F3
द टॉर्क इज जीरो। टॉर्क इज, देखो तो इस फोर्स के चलते क्या टॉर्क बनेगा, इस फोर्स को आप जितने भी जोर से खींचोगे, प्रैक्टिकली सोचो, फॉर्मूले को बाद में, इस डायरेक्शन में कितने भी जोर से खींचोगे नहीं घूमेगा ये, ना ही मूव करेगा, क्योंकि इधर हिंज हो गया है कि नहीं। प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा इधर इधर खींचोगे तो घूमेगा, सीधे इस लाइन में खींचोगे, दिस बॉडी इज नॉट गोइंग टू मूव। व्हाई? बिकॉज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज जीरो। व्हाई? बिकॉज द टॉर्क इज गिवन बाय F into L, where L is the perpendicular distance of line of action of force from the axis, and the line of action of this force is passing through this point. What is the distance of this line from this point? Here is a line, here is a point. What is the distance of this line from this point? Zero. So L is zero. When L is zero, torque is zero. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes. तो हम लिखेंगे due to F3 the torque is zero. तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें याद रखने की लायक मिल गया, वो ये है कि अगर किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलोंग द एक्सिस पास कर रहा है तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दैट फोर्स विल बी जीरो। तो क्या लिखेंगे? कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स, line of action of a force passes through the axis, the torque produced is, torque or moment produced is zero। क्या ये चीजें सबको समझ में आया? Yes sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉर्क प्रोड्यूस्ड विल बी जीरो, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आया? टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज जीरो। थोड़ा मतलब मैं आपको कुछ लॉजिक देने की कोशिश करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जब आप साइकिल चला रहे हैं, यू थिंक अबाउट द फ्रंट व्हील, आगे का व्हील, फ्रंट व्हील ऑफ योर बाइसाइकिल, फ्रंट व्हील है ना। फ्रंट व्हील को अगर सोचोगे क्या क्या कनेक्शन है, यहाँ पर एक शाफ्ट है और आपकी हैंडल से एक कनेक्शन ए से आया जिसको हम फॉर्क कहते हैं। एक फॉर्क आके दोनों तरफ से इसमें लगा है और तो कुछ नहीं है, नहीं बाकी सारा साइकिल के साथ पीछे का व्हील पेडल वगैरह ये लगे, ये तो कुछ नहीं है। अब जब हम ये साइकिल को चलाते हैं, when the driver is going in this direction, हम देख रहे हैं कि चक्का घूम रहा है। साइकिल रेस्ट में था, आप चलने लगे तो चक्का घूमने लगा। इन योर केस ये चक्का कैसे घूमने वाला है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? आपको क्या लग रहा है? साइकिलिस्ट आगे जा रहा है तो ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अभी हमें अब क्लॉकवाइज समझ में आ गया, ये चक्का क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी हमें सोचना है कि क्यों घूम रहा है, कोई घुमाने वाला तो होगा नहीं। घुमाने वाला कौन है? टॉर्क। तो देखेंगे इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं उनमें से कौन सा फोर्स टॉर्क बना रहा है। चलिए सोचते हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस फ्रंट व्हील। तो फ्रंट व्हील के ऊपर पहला फोर्स तो आया, ये कुछ दे रहा होगा, ढकेल रहा होगा, है कि नहीं? ये लगा ऐसे, चलो इस फोर्स को बोलते हैं F1। और क्या होगा? उसका अपना वेट भी तो होगा। यू विल से देयर इज ए वेट ऑफ दिस व्हील, वेट ऑफ दिस व्हील रहेगा तो हम कहेंगे वेट ऑफ द व्हील इज लाइक दिस, है ना। Weight of the wheel will be like this, and there will be a normal reaction that is also like this। नहीं, तीन ही तो फोर्स है। क्या F1 के चलते इस एक्सिस में कोई टॉर्क बनेगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 is passing through, no torque। F1 घुमा नहीं सकता, F1 cannot rotate it because the line of action is passing through this, torque produced is जीरो। क्या वेट के चलते ये घूम सकता है? यस और नो? नो, वेट इज आल्सो नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टॉर्क। अच्छा, तो नॉर्मल रिएक्शन के चलते घूमेगा क्या? नहीं, ये भी तो इधर से ही पास कर रहा है, तो घूम क्यों रहा है भाई? जैसे हम साइकिल चलाए घूम रहा है, एक कोई फोर्स छूटा होगा जो फोर्स उसको घुमा रहा है। कौन सा फोर्स है? रफ प्लेन पे जा रहे तो फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही। अभी हमें मालूम नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स कैसे है, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, बस हम देख रहे हैं कि चक्का ऐसे ऐसे घूम रहा है।
फ्रॉम दिस लॉजिक टेल मी, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कैसे होना चाहिए, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, किधर को होगा तो ये ऐसे घूमेगा, लेफ्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स हैज टू बी लाइक दिस, तभी जाके ये ऐसे घूमेगा, दैट विल प्रोड्यूस ए टॉर्क। आर यू गेटिंग? कहने का मतलब है अगर किसी एक स्मूथ प्लेन पे, परफेक्टली स्मूथ प्लेन पे अगर किसी तरह से आप साइकिल में आए और पेडलिंग करना शुरू कर दिए, ये चक्का नहीं घूमने वाला क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, चक्का स्लाइड करते हुए निकल जाएगा। ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट रहेगा, दैट कंपोनेंट विल पुश इट एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल मूव बट इट विल नॉट रोटेट। समझ में आ रहा है क्या? आई विल लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जांपल, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोजिंग, बताओ इस केस में यहां पर कोई एक स्फीयर को किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ दिया गया, ए सॉलिड स्फीयर was released on a smooth inclined plane, smooth inclined plane. The sphere will slide down or roll down. Yes, देखा तुम लोग का दिमाग कैसे काम कर रहा है, यही तो मुझे पता करना था कि दिमाग कैसे काम कर रहा है, यही पता करना था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्लाइड करेगा कि रोल करेगा, ठीक है, अभी स्लाइड करेगा कि रोल करेगा देखते। अब स्फीयर को हम रेस्ट से छोड़ दिए हैं, we have released it from rest। अब सोचो ये स्फीयर के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, एक तो आ रहा है उसका वेट, और क्या फोर्स आ रहा होगा, there must be a normal reaction, there must be a normal reaction। कोई तीसरा फोर्स है क्या? हाँ, फ्रिक्शन। अरे नहीं, ये तो स्मूथ दिया हुआ है, there is no friction, so there are only two forces। What is the torque produced by N about this axis? Zero. It is passing through this axis। What is the torque produced by W about this axis? Zero। Neither normal reaction nor torque is nor weight is producing any torque। तो इसमें कोई घूमने घुमाने वाली एजेंट है क्या? नहीं है। कौन घुमाएगा? ये स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, इट विल नॉट रोटेट। ये सीधा सीधा आप अगर ऑब्जर्व करोगे ये घूमेगा नहीं, ये स्फीयर सीधा इसे स्लाइड करके स्वी नीचे आ जाएगा। घूमते घूमते आने की बजाय कैसे आएगा? स्लाइड करके नीचे आएगा। तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम आंसर में लिखेंगे देयर इज नो टॉर्क produced about the axis O, so ball or sphere does not rotate, ठीक है, the sphere does not rotate, it slides down। क्या मेरी बात समझ में आ गया? अगर ये रफ इंक्लाइन प्लेन होता, रफ प्लेन पे किसी को छोड़ दोगे तो एक फ्रिक्शनल फोर्स आता, कैसे? पीछे की तरफ। वो फ्रिक्शनल फोर्स इस एक्सिस में कैसा टॉर्क बनाता? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन करो और बोलो अगर ये प्लेन रफ होता, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होता, वो फ्रिक्शनल फोर्स के चलते जो टॉर्क बनता क्लॉकवाइज बनाता कि एंटी क्लॉकवाइज? तो फिर ये घूमता भी एंटी क्लॉकवाइज और नीचे आ जाता, ऐसे ऐसे घूमते घूमते नीचे आ जाता, जिसको आप रोलिंग मोशन कहते हो, है कि नहीं? तो कोई बॉल किसी एक इंक्लाइन प्लेन में रोल डाउन करेगा ओनली इफ द इंक्लाइन प्लेन इज रफ नॉट स्मूथ। स्मूथ होगा तो रोल नहीं करेगा, फिसलते हुए नीचे आ जाएगा, ठीक है।
अगर इतना जानकारी है तो आप ये केस में मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कौन सा केस में द बॉडी इज रोलिंग। मैं आपको एक टिपिकल केस दे रहा हूं, रियली इट इज ए वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सोचना और ढंग से बताना। इन व्हिच ऑफ following case, in which of the following case the sphere is likely to roll, likely to roll on the smooth plane। मैं 3 ठो केस दिखा रहा हूं, कौन सा केस में आपको लग रहा है कि ये बॉल रोल कर सकता है। पहले रोलिंग मोशन आपको समझ में आना चाहिए। कोई बॉडी रोल कर रहा है का मतलब है जैसे साइकिल का चक्का रोल करता है, क्या करता है, ऐसे घूमते घूमते आगे जाना। खाली घूमना तो रोटेट कर रहा है, आगे जाना है तो ट्रांसलेशन मोशन, लेकिन घूमते घूमते आगे जाना है तो रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन सबको समझ में आ रहा है क्या? क्या आप कहोगे कि योर सीलिंग फैन इज रोलिंग? नो, इट इज रोटेटिंग। योर सीलिंग फैन इज नॉट रोलिंग, इट इज रोटेटिंग। हाँ, द व्हील्स ऑफ ए कार आर रोलिंग, है ना। कोई बॉल को नीचे फेंक दो तो वो रोल कर रहा है, और एक बार इधर जाना है तो ऐसे ऐसे घूमता है, तो हम कहते हैं रोलिंग मोशन। मैं अभी आपको कुछ केसेस दिखा रहा हूं, बताओ इनमें से कौन सा केस में द बॉडी इज लाइकली टू रोल। तो मैं पहले आपका एक फिगर बना देता हूं यहाँ पे, सो दैट यू हैव द इंटरेस्ट। थोड़ा आपकी इमेजिनेशन की जरूरत है, ठीक है, आपको बताना है। जैसे मैं अभी दे रहा हूं आपको एक केस, यहाँ पे हियर इज ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर हुआ यूं कि मैं 3 ठो स्फीयर को रखने वाला हूं, 3 ठो स्फीयर को रखने वाला हूं। अब ये तीनों स्फीयर को देखो, ये है हमारे स्फीयर्स, 1 2 3। ये तीनों स्फीयर को थोड़ा ध्यान से देखिए, और क्या दिया है, दिया ये है कि द सरफेस इज स्मूथ। तीनों के ऊपर मैं कुछ कुछ फोर्स लगा रहा हूं। पहला केस में आई अप्लाई ए फोर्स लाइक दिस, दूसरा केस में आई अप्लाई ए फोर्स लाइक दिस, तीसरा केस में आई अप्लाई ए फोर्स लाइक दिस। प्लीज गेस फॉर मी कि कौन सा केस में द बॉडी इज लाइकली टू रोल। लाइकली टू रोल मतलब इधर भी जाना है और ऐसे ऐसे ही घूमना है। कौन सा केस में आपको लग रहा है द बॉडी इज लाइकली टू रोल? ओनली सी, ओनली सी, ये नहीं हो सकता। चलो सोचते हैं क्या हो रहा है, चलो सोचते हैं क्या हो रहा है। ये केस में देखो, ये जेई का क्वेश्चन है, मतलब जेई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया, पर दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ जेई। कि आपको मैं बता रहा हूं, जैसे मैं थोड़ा फिगर ड्रॉ करने के लिए इनको थोड़ा नीचे ले आता हूं, ये तो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, एक वेट आ रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। हर केस में वही है, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, हर एक केस में वेट और नॉर्मल रिएक्शन के चलते कोई टॉर्क तो नहीं बनेगा, खत्म। ये हमें समझ में आता है, बिकॉज they are all passing through this axis. When the line of action of a force passes through the axis, the torque produced by that force about that axis is 0। तो बन गया ये 0। ये दोनों किसी काम के नहीं है, बाकी घुमाने वाले घूमने वाले फोर्स हमारा है। ये जो फोर्स F है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है भाई? इसका लाइन ऑफ एक्शन तो दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है ना। तो ये फोर्स इस एक्सिस में ये बॉडी को कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। ऐसे अगर घुमाएगा, ऐसे अगर घुमाएगा तो हम क्या कहेंगे? रोल कर रहा है, इधर जा रहा है, क्योंकि फोर्स पुश कर रहा है तो इधर जाएगा। The force is pushing, this is a smooth plane, this will move in this direction, this ball will move in this direction and rotate like this. Will you call it a rolling motion? No, it has to rotate like this, है कि नहीं? दूसरे केस में क्या ये फोर्स इस बॉल को इस एक्सिस में घुमा पाएगा? नहीं। तो क्या होगा? ये ओनली स्लाइड करेगा, नो रोटेशन, ओनली स्लाइडिंग। रेटिंग तीसरे केस में फोर्स के चलते ये इधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा और ये फोर्स इस एक्सिस में इस बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो मोस्ट लाइकली कौन सा केस में रोलिंग मोशन हो सकता है? केस इज सी,
क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से हम भटक गए थे बीच में। चलिए यहाँ पे सारा फोर्सेस आपको दिया गया, देखो 1 2 3 4। अब तो आप स्मार्ट हो गए हो तो थोड़ा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दे सकता हूँ। ये 15 न्यूटन का फोर्स दे रखे हैं, ठीक। ये एक 15 न्यूटन का फोर्स दे रखे हैं और कितना फोर्स हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। आखिरी फोर्स दे देते हैं, ये दिए हैं कितना, ये दिए हैं 8 न्यूटन का फोर्स, छोटा सा, कितना एंगल में 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर शोन, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लिखने की हड़बड़ी में समय मत गवाओ। इन फिगर शोन, तो क्या कहोगे? फाइंड, ये पॉइंट को ओ कहिए, फाइंड नेट टॉर्क produced by all forces about O, ये सारा फोर्सेस के चलते O में कितना टॉर्क बन रहा है हमें निकालना है। उसके लिए मैं आपको आसान तरीका टेबल बना रहा हूं, ये दे रहा हूं। यहां पर आ गया फोर्स, ये आ गया L, ये आ गया टॉर्क, ये आ गया डायरेक्शन, ऐसे करके मैं बना रहा हूं, ठीक है। मैं ये ले लिया फोर्स एक, ठीक है, ये हो गया फोर्स, ये हो गया L, है ना, ये हो गया L, और ये हो गया टॉर्क, ठीक है, ये हो गया टॉर्क, ये हो गया डायरेक्शन। और मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऐसे भी बना लेता हूँ। कितने तो फोर्स है भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 1 2 3 4, जगह खत्म। अच्छा ठीक है, और एक करते हैं 5, नहीं ठीक, इसको थोड़ा जगह बनाते हैं। ओहो, ये कहाँ से आ गया? जस्ट अ मिनट, आई एम कंप्लीटिंग, यू ट्राई इन योर ओन वे। लेकिन इस टेबुलर फॉर्म में करोगे तो चीजें आपको आसान लगेंगी, टेबुलर फॉर्म में करोगे तो चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। हो गया, देखो ये लड़के तो कर भी लिया, अब तक मर गए हम, कब करेंगे हम? ये लोग तो क्वेश्चन बनाने से पहले आंसर ही बना चुके हैं, और ये बड़ा खतरनाक बच्चे हैं। हाँ ये होगी, चलो काफी लोग करने में लगे हैं, मुझे मालूम है। दे आर ऑल ट्राइंग नाउ टॉर्क एंड डायरेक्शन। कितना हो गया फोर्स? फोर्स हो गया इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे करके 6 सारा के लिए निकालना है। जो लोग प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे वो लोग फटाफट बता रहे होंगे, क्योंकि मैं तो दिया था। जिनके पास टाइम है वो लोग देखेंगे, जिन लोगों का एग्जाम चल रहा था वो लोग नहीं देखे होंगे। चलिए ये सारा केस में आपको बताना है व्हाट इज द टॉर्क, ठीक है, डन। फोर्सेस का नाम देता हूं मैं अपने हिसाब से। ये पहला वाला 16 न्यूटन है, चलो नाम देते हैं 16 न्यूटन। जिनका हो गया उनको बोलना है अभी 16 न्यूटन। फिर आ गया 20 न्यूटन, दूसरा फोर्स 20 न्यूटन, फिर 16 20 गया, तीसरा हो गया 15 न्यूटन, हाँ 15 न्यूटन। और चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया 8 न्यूटन, हाँ 8 न्यूटन। फिर क्या है 12 एंड 10, 12 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। These are the forces. We have to find out the perpendicular distance of line of action of those forces from the axis, that is L. हमें L पता करना है ना? क्या कहते हैं 16 के लिए L क्या होगा? L क्या है? Perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. Line of action of force क्या हो गया?
ये लाइन का डिस्टेंस यहां से कितना है? ये 16 है, ये डिस्टेंस कितना है? 4 और ये हो गया 2, इट इज 6 मीटर, इट इज कमिंग आउट टू बी 6 मीटर। अच्छा, तो टॉर्क क्या बनेगा? 16 इंटू 6 96 न्यूटन मीटर। और ये टॉर्क कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? ये फोर्स क्लॉकवाइज हो रहा है। एक में बताया, बाकी आप लोग भरिए, फिर हम करेंगे। नाउ आई हैव माय वर्क टू डू। 20 न्यूटन फोर्स यहाँ पे आ है, हमें क्या निकालना है? L। कैसे निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। 20 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है, उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा? जितना ये है, कितना होगा? 2 मीटर। मोमेंट या टॉर्क कितना हो गया? दिस इनटू दिस 40 न्यूटन मीटर। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा कि क्लॉकवाइज घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। 15 न्यूटन फोर्स के लिए क्या होगा? L क्या होगा? 0, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है कि नहीं? अच्छा, तो टॉर्क बनेगा 0 डायरेक्शन का। क्या मतलब? 8 न्यूटन फोर्स ऐसा है, 8 न्यूटन फोर्स ऐसा है, और हमें पता करना है L। कैसे पता करेंगे? L is nothing but the perpendicular distance of line of action of force from the axis। ये डिस्टेंस है कि नहीं? L is ये डिस्टेंस। ये कौन है? धंधे वाले बच्चे। हाँ, तो ये डिस्टेंस है L। देखो तो ये 4 मीटर है, ये 30 है, ये L है, तो L की जगह क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो तो, इट इज नथिंग बट 4 sin 30। 4 sin 30 होता है 1/2 into 4, that is 2 मीटर। देखो ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ने, और ये एंगल 30 है, तो ये हो गया P, ये हो गया H, तो L/4 is sin 30 और L is equal to 4 sin 30, तो 4 sin 30 हो गया 2, ये हो गया 2 multiplied to 8 is 16। कैसा टॉर्क बनाएगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। यस, 12 न्यूटन वाले फोर्स। ये 12 न्यूटन वाले फोर्स क्या करें? कितना टॉर्क बनाएंगे? सोचो, लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन है, द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम हियर 2 मीटर, सो इट इज 2 मीटर, इट इज 24 न्यूटन मीटर। और ये 24 न्यूटन मीटर कैसा है? कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे क्लॉकवाइज। बाकी रह गया 10 मीटर, ये यहाँ पे ढकेल रहा है, तो इधर से घुमाएगा क्या? यहाँ से तोड़ेगा? नहीं, इधर से भी घुमाएगा। कितना घुमाएगा? कितना जोर से घुमाएगा? ये फोर्स कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ये पूरा है 4 मीटर, ये 2, तो ये हो गया 2 मीटर। कितना हो गया? ये टॉर्क 20 न्यूटन मीटर। बताना ये है कि ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? सोचो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स है कुछ क्लॉकवाइज जैसे दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जैसे दिख रहा है? ये फोर्स क्लॉकवाइज, हम कहेंगे क्लॉकवाइज। देखो, जो जिनको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो फोर्स है यहाँ पे कंपेयर करना है इसको, ये इस डायरेक्शन में दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में दिख रहा है? क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन में दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा है? तो हियर टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क 140 न्यूटन। क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है? ये 96 है, 24 है, 20 96 और 24 प्लस 96 प्लस 20 इज 140 न्यूटन मीटर। इट इज 140 न्यूटन मीटर टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, अगर हम टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालेंगे तो जस्ट मिनट, हाँ थोड़ा सा,
थोड़ा सा ये, हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज तो दो है, 40 एंड 16, दैट इज 56 न्यूटन मीटर। नेट टॉर्क 84 Newton. कुछ क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज, इट इज 140 माइनस 56 इज इक्वल टू 84 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज। क्या सबको समझ में आया? यस। ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। यस, तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए। देखो, मैं दे रहा हूं आपको ये एक केस ऐसा, ये कोई एक डंडा है, ये डंडे को आपने, ठीक है, ऐसा दे रखा है, मोड़ रखा है, और ये डंडा ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया है। चलिए, मैं आपको एक आसान सा केस दे रहा हूं। ये दिया है 2 मीटर, ये दिया है 2 मीटर, ये दिया है 2 मीटर, ये दिया है 5 मीटर, ये दिया है यहाँ पे कि यहाँ पे इसको कोई एक फोर्स ऐसे खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक फोर्स 20 न्यूटन का इसको ऐसे दबा रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है? क्या पूछा है? फाइंड इन फिगर शोन, फाइंड एफ for which the bar does not rotate, bar remains at rest, remains at rest, जब रेस्ट में रहेगा। कुछ बताना है आपको, what is the value of A for which the bar remains at rest, आपको सोच के बताना है, ठीक है, सोच के बताना है कि for what value of A the bar remains at rest। देख लो, you can try, you are all intelligent people, करो करो करो। हमें देखना है कि F का वैल्यू क्या होने से रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा तब जब नेट टॉर्क 0 होगा। हम कहेंगे फॉर बार टू बी एट रेस्ट, नेट टॉर्क must be equal to 0, net torque about O should be 0, मतलब clockwise torque must be equal to anti-clockwise torque, नहीं, anti-clockwise torque अगर होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। देखो तो यहाँ पे इसको ऐसे घुमाने वाली फोर्स कौन सा है? F है कि 20 है? कौन क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है? इट इज 20 इंटू L मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? ये 2 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो 3 मीटर। यस, दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन बना रहा है? F। देखो ये F इसको ऐसे खींचेगा तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, है ना? तो आप कहोगे F के चलते क्या टॉर्क बनना है? यू विल से द टॉर्क ड्यू टू F is F into L, and what is L for it? 2 meter. So what is the value of F coming out to be? 30 Newton. 30 Newton. समझ में आ गया? तो F अगर 30 न्यूटन होगा तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा है चीज। अब ये जो टॉर्क की बात कर रहे हैं ना, कोई बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क अगर 0 होगा तो रेस्ट में रहेगा, ये हमें समझ में आ गया। और टॉर्क और मोमेंट को लेके हम लोग काफी चीजें करते रहते हैं। डे टू डे लाइफ में मोमेंट का बहुत ज्यादा यूटिलिटी है।
है ना। आप देखोगे जब हम किसी एक डोर में, ये मान लो कि कोई डोर है और ये यहाँ पे हिंज्ड है, यहाँ पे हिंज्ड है डोर, यहाँ पे डोर लगा है और इधर से आपको खोलना है तो ये खुलेगा इधर से। मतलब आप इसका जो हैंडल लगाते हो पुश और पुल वाला, कहाँ लगाते हो? एट पोजीशन ए और एट पोजीशन बी, बी में लगाते हो। यहाँ पे लगाते हो आप हैंडल, क्यों यहाँ पे लगाते हो? क्योंकि यहाँ पर जब आप फोर्स लगा के खींचोगे, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि घूमेगा इस एक्सिस में, ये घूमेगा अबाउट द हिंज, तो टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा भी फोर्स दो घुमाने वाली एजेंट, टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। सोचो आप किसी एक रूम के बाहर हो, आपकी दुश्मन दोस्त रूम के अंदर है, वो रूम को बंद करने नहीं दे रहा है और आपको बंद करना चाहते हो, जैसे आप पुश करके बंद करना चाहते हो, वो आपको रोकना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली आपको दिख रहा है कि वो अंदर से ए पॉइंट में पुश कर रहा है बाहर की तरफ, आप बी पॉइंट में पुश कर रहे हो अंदर की तरफ। कौन जीतेगा? जो अंदर की तरफ पुश कर रहा है कि जो बाहर की तरफ पुश कर रहा है? कोई ए पॉइंट में अंदर है, वो अंदर है, अंदर से पुश कर रहा है ए पॉइंट में बाहर की तरफ, आप बाहर हो बी पॉइंट में पुश कर रहे हो अंदर की तरफ, कौन जीतेगा? बी में जो पुश कर रहा है, क्योंकि इसका टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। टॉर्क ऑफ बी विल बी मोर, टॉर्क ऑफ ए विल बी लेस। ए का टॉर्क कम हो जाएगा, बी पे टॉर्क ज्यादा हो जाएगा। मोर ओवर खाली बी में खींचने से नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, बी में अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो लाइन ऑफ एक्शन ऐसे रहेगा, ये होगा एल। लेकिन बी में मान लो मैं ऐसे खींचा तो सोचो ये ही है, उसके बगल में खड़े होकर ऐसे खींच रहा हूं तो लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये, है कि नहीं? ये लाइन ऑफ एक्शन, इसका डिस्टेंस यहां से कम हो गया तो टॉर्क भी तो कम हो जाएगा, है ना। मान लो कि आपका दोस्त अंदर है, वो खींच के डोर को अंदर खींचने खुलने की कोशिश कर रहा है, आप बाहर से खड़े हो, आप ये हैंडल को ऐसे खींचने की बजाय ऐसे साइड से पकड़ के रखे हो, क्या आप उसको रोक पाओगे? नहीं, क्योंकि आसानी से खुल लेगा। आपका फोर्स चाहे कितना भी हो, उसका टॉर्क कम होने वाला है, क्योंकि इट इज क्लोज टू द एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? आप कैसे खींच रहे हो, कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट मैटर करता है। क्या मेरी बात चमक रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ये डोर के साथ एक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, छोटे छोटे चीज एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अच्छा, कोई डोर है, वो खुला छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, थोड़ा लूज होगा, आपको पैकिंग देना है, उसके नीचे थोड़ा सा कुछ पत्थर पैकिंग दे दोगे, डोर बंद नहीं होगा। सोचो ये हिंज वन है, आप पत्थर का पैकिंग कहाँ पे दोगे? ए पे दोगे कि बी पे दोगे, कि थोड़ा सा भी पैकिंग दे दो रुक जाएगा, वापस नहीं आएगा? बी पे देंगे, क्योंकि जैसे पैकिंग देंगे थोड़ा फ्रिक्शन होगा, वो थोड़ा सा फ्रिक्शन विल क्रिएट ए बड़ा सा टॉर्क। अगर यहाँ पर देंगे तो होगा कुछ फ्रिक्शन बट नो टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर एक टॉर्क ज्यादा होगा, ये जब घूमने की कोशिश करेगा वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो कहाँ पर पैकिंग देना चाहिए? हिंज वाले एंड के नीचे या फ्री वाले एंड के नीचे? फ्री वाले एंड के नीचे। ये मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है क्या? तो यू मस्ट प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड हाउ इट इज हैपनिंग। समझ में आ रहा है? कोई चीज अगर घूम रहा है तो आगे हम लोग न्यूटन्स लॉ को भी देखेंगे इस मोशन में। क्या देखने वाले न्यूटन्स लॉ को बताओ? अगर कोई चीज जैसे कोई चीज चल रहा है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा चलते रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी में, नहीं। सिमिलरली कोई चीज अगर घूम रहा है, जब तक टॉर्क नहीं आएगा एक्स्ट्रा, वो ही घूमते ही रह जाएगा उतना एंगुलर वेलोसिटी में। समझ में आया? और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, घूम रहा है तो घूमते रहेगा, है ना। मैं आपको एक छोटा सा पजल क्वेश्चन देता हूं। यू आर गिवन ए बॉल्ड एग, ठीक है, एंड ए रॉ एग, ठीक है। आपको पता नहीं है कौन सा बॉल्ड है कौन सा रॉ एग है, आपको दोनों एग दिया गया, ठीक है, और पूछा गया बताओ इसमें से कौन सा है बॉल्ड एग कौन सा है रॉ एग। आप कैसे बताओगे? व्हाट यू विल डू? गिरा के ट्राई करेंगे। टूट जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा ना, गिरा के ट्राई करेंगे। ये गिरी हुई बातें मत करो, गिरा के ट्राई करेंगे। हाँ, सोचो कुछ दिमाग लगाना है, बिना तोड़े अंडे को आपको बताना है कि हम कैसे इसको बताएंगे कौन सा रॉ एग है कौन सा बॉल्ड एग है। वेट क्या दोनों का अलग अलग होगा? मास बदलता है क्या? कोई बोल रहा है वेट, क्या उसको हाँ पानी में, और कोई दूसरा आपको नहीं दिया गया, पानी में नहीं कुछ नहीं दिया गया। कोई बोल रहा है वेट चेक करेंगे, वेट में बदलाव आएगा क्या?
उसका मास अंदर जो था वही तो है गर्म करने के बाद। सोचो, आप जानते हो कि जो रॉ एग है उसमें थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस तो होता ही है, होता ही नहीं होता है, थोड़ा सा तो एम्प्टी स्पेस होता है। और बॉइल्ड एग में पूरा पैक्ड रहता है, हो सकता है थोड़ा एम्प्टी स्पेस है लेकिन पैक्ड रहता है। दिस इज सॉलिड इनसाइड एंड दिस इज लिक्विड। आप क्या करोगे, एक एग को पकड़ो, ये हो गया एग, पकड़ के इसको घुमा दो नीचे, वहीं घुमा दिया तो घूमने लगा, जैसे घूमने लगा फिर रोक दो, रोको फिर छोड़ दो। अब अगर सॉलिड एग होगा, रोक दिए छोड़ दिए तो रुक गया, क्योंकि सब कुछ रुक गया। अगर ये रॉ एग होगा, आप जब इसका सेल को पकड़ के इसको रोक दिए, अंदर का लिक्विड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अंदर का लिक्विड चल रहा है, फिर छोड़ दिए तो कुछ समय के बाद ये फिर से चलने लगेगा, क्योंकि अंदर का लिक्विड चल रहा था। Rotating. If a body is rotating, it will keep on rotating as long as no external torque is applied on it. जैसे if a body is in motion, as long as no external force is applied, it will keep on moving with constant velocity. Exactly the same thing is happening here. आप रॉ एग को घुमा दिए, घुमाने के बाद उसको रोक दिए, फिर छोड़ दिए, रोके तो सेल को घूम रहा था लिक्विड, कुछ समय के बाद लिक्विड के चलते सेल भी घूमने लगेगा। सॉलिड रॉ एग के केस में रोक दिए, बस छोड़ दिए तो रुक गया, खत्म। लेकिन इसमें रोक देंगे फिर छोड़ेंगे, थोड़ी देर बाद ये भी चलने लगेगा, क्योंकि इसका अंदर का लिक्विड चल रहा था। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? यस। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं और हम लोग करेंगे इसको। हम मोमेंट के बारे में काफी कुछ पढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे आगे